Hello and welcome everyone. I am Askenigam, your chemistry teacher, and in today's session, I am going to teach you some topics of chapter number 7 of NCERT chemistry, that is P block elements. So in this session, I am going to teach you the chemistry of certain compounds of nitrogen, and these compounds are dinitrogen, then ammonia, then nitric acid. So we will discuss the preparation, then properties and the uses of these three compounds. So let's begin. So our chapter is P block element. तो अभी हम P block element में इससे पहले हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, उनकी कुछ केमिकल रिएक्टिविटी को स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में हम देयर आर सर्टेन कंपाउंड जिनकी स्टडी हमें करनी है, जिसमें से पहला हमारा जो मॉलिक्यूल होगा, ओके। तो हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे, और उस ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमारा जो पहला आज का हेडिंग है वो है डाई नाइट्रोजन, ओके। डाई नाइट्रोजन सभी को पता है डाई नाइट्रोजन है क्या, एक्चुअली इट इज़ N2 की बात हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि नाइट्रोजन की डिस्कवरी कब हुई, किसने की। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, डैनियल रदरफोर्ड। तो 1772 में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले से जानते हो। ये ग्रुप 15 का मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 1s2, 2s2, 2p3 जाएगा, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, इसका पीरियड नंबर 2 होगा, और इसका जो ग्रुप नंबर होगा 2 + 3 5, और 10D को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15th ग्रुप। इस तरीके से इसकी लोकेशन है, ओके। ना कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सीधे प्रिपरेशन पे चलते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, ओके। तो हमारी जो अभी हेडिंग है वो है प्रिपरेशन। तो हाउ डू वी प्रिपेयर इट। प्रिपरेशन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत 78% का कंपोजिशन ये पजेस करता है। 78% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर का ये 78% है। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू कॉमर्शियली ऑब्टेन इट, कॉमर्शियली अगर आप इसको निकालना चाहते हो कॉमर्शियली, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 9th में हमने इसका डायग्राम भी देखा हुआ है। मैं आपको क्लास 9 की बुक का वो पेज का डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, जहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर की बात की गई थी। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर हम करते हैं तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन हमें मिलेगा। लिक्विड नाइट्रोजन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे काम में आता है लिक्विड नाइट्रोजन, ओके। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये होता है 77.2 केल्विन। तो इसकी वजह से पहले ये मिलेगा, देन उसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन, ये होता है ऑक्सीजन का, ओके। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो ऑक्सीजन बाद में मिलेगा। इस तरीके से हम अलग अलग एयर के कंपोनेंट को से भी हम नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं कॉमर्शियली, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगर हम इसको लेबोरेटरी में बनाना चाहें, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, लेबोरेटरी इसको रब करके ऊपर ही लिखते हैं। In laboratory there are certain reactions. On the basis of those reactions only you can prepare it. तो हम preparation की heading में laboratory method की अगर बात करते हैं, तो laboratory method में हम अमोनियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो यहाँ से हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है। फिर उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो 2H2O एंड NaCl है। So this is the basic reaction, but in this reaction there are certain, you can say some impurities या कुछ और mixture of gases हमें मिलती हैं, जिसमें से NO है, HNO3 है। ये सारी गैसेस हमें वहाँ पर impurity के तौर पे मिलती हैं। तो हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। प्योरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी गैस को हमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर से पास करना होगा। तो जब उसको आप पास करोगे तो ये पूरी प्योर हमें N2 गैस मिल जाएगी, ओके, क्लियर ना। इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स और हैं जिनसे हम बना सकते हैं। तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, हम अमोनियम डाइक्रोमेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट
Cr2O7, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। और जब इसको आप स्ट्रांगली हीट करते हो, मतलब मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, तो N2 बनेगा, देन उसके साथ 4H2O एंड देन Cr2 क्रोमिक ऑक्साइड। ओके, इस तरीके से इसके वाई प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इससे भी आप नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो। एंड द थर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ the thermal decomposition of barium azide Ba+3N2। ओके, एजाइड एक्चुअली क्या है, N3- आयन को हम एजाइड ग्रुप बोलते हैं। तो बेरियम एजाइड, इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो हम क्या करते हैं, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड इनकी रिएक्शन करते हैं। जब इनको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ पर बेरियम के साथ साथ नाइट्रोजन मिलता है। ओके, उसी तरह से आप सोडियम एजाइड के साथ भी ये रिएक्शन लिख सकते हो, NaN3। अगर आपने इसको हीट किया तो ये बनाएगा 2Na+3N2। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सोडियम एजाइड है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो एयर बैग्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। आप एयर बैग्स की अगर स्टडी करेंगे तो एयर बैग्स, आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स ओपन होते हैं और उसमें इंजरी कम से कम होती है। तो एयर बैग ओपन होते हैं क्योंकि उसमें जो कंपाउंड फिल किए जाते हैं वो सोडियम एजाइड है। जब उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है सिग्नल्स के थ्रू, तो ये सोडियम और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं और ये नाइट्रोजन काफ़ी लार्ज अमाउंट में निकलती है, जो इमीडिएटली, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की रिएक्शन है, इमीडिएटली वो नायलॉन की जो फैब्रिक है वो फुल ऑफ नाइट्रोजन हो जाती है, जिससे इंजरी कम होती है। एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी ही देर में वो सारी की सारी हवा निकल भी जाती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है बेचारा, वो दब के ही वहाँ पे ही मर जाएगा, दम घुट जाएगा उसका। तो ये इमीडिएटली भरती है। फिर जो फैब्रिक होता है, उस बलून का जो फैब्रिक होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं नायलॉन के, तो धीमे धीमे करके सारी गैस रिस भी जाती है, जिससे कि वो गैस जो है वो आप दोबारा से, मतलब परमानेंट इन्फ्लेट ना रहे। तो इस तरीके से इसका एयर बैग में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है सोडियम एजाइड का। कभी समय होगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर कर लिया। ओके, नाउ प्रिपरेशन तो हो गया। अब प्रिपरेशन के बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिज़िकल का मतलब है कि वो कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो कई सारी पॉइंट इनको वन बाय वन मैं खाली बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। ना इसका कोई कलर है, ना कोई ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स स्मेल, टेस्ट मतलब उसका कोई स्वाद नहीं है। इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप, इसके 2 आइसोटोप हैं, एक N14 है और एक N15 है। ओके, फिर ये एक नॉन टॉक्सिक गैस है एंड इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज़ 1.4। तो ये सारे पॉइंट्स आपको NCERT में मिल जाएंगे। पर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होती है। ओके, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है और इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 63.2 केल्विन एंड 77.2 केल्विन होता है। ठीक है, दिस इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेपर डेंसिटी क्या है और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो N2 मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि N में ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी बहुत शॉर्ट हो जाती है एंड इट इज़ 109.8 पिकोमीटर। और जो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी होती है 941.4 किलोजूल पर मोल होती है। तो ये बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी ये बॉन्ड होगा। तो इसी की वजह से जो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। ठीक है, बट इट मे बी रिएक्टिव इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड दे आर सर्टेन ऑप्टिमम कंडीशंस जब आप अवेलेबल कराते हो तो ये रिएक्टिव भी हो जाते हैं। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस हाई बॉन्ड इंथैल्पी एंड this N2 molecule is inert at room temperature, but whenever you are increasing the temperature and there are certain optimum conditions, it will be reactive. ओके, तो हम जा रहे हैं पहले रिएक्शन पढ़ने कि अगर हम इसको मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक्शन विद मेटल्स के साथ इसका क्या एक्शन होता है। तो व्हेन इट रिएक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसको लिथियम के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, ओके, हीट करेंगे तो अल्टीमेटली ये बनेगा Li3n। ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम होता है ये आप सबको ऑलरेडी पता होगा, क्रिस क्रॉस मेथड हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी तरह से अगर हम Mg के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएगा
Mg3N2। तो ये जो कंपाउंड्स दे आर टर्म्ड एज नाइट्राइड, इनको हम बोलेंगे मेटल की नाइट्राइड। उसी तरह से कैल्शियम के साथ करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम के साथ करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम है तो ये बना लेगा, तो ये जो डेल्टा लगा रहे हैं, डेल्टा मीन्स हीट है, इसको आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, इट इज़ एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो इस तरीके से नाइट्राइड्स बनाते हैं। तो ये तो मेटल के साथ रिएक्शन होगी। ऐसे ही ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो एक्शन विद मेटल, देन एक्शन विद नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस तो हम इसमें नहीं देखते हैं। एक सबसे पहली रिएक्शन तो देखते हैं कि जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाता है। तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अभी मैं अमोनिया का प्रोडक्शन बताऊंगा तो वहाँ फिर से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जब ये नाइट्रोजन और अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। 700 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए एंड देन 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये बनाता है 2NH3। दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसको हम हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एंड इसका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है वो -46.1 किलोजूल पर मोल का होता है। ओके, तो एक्शन विद नॉन मेटल्स में पहला हमने हाइड्रोजन पढ़ा, इट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया। एंड सेकेंड, हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इनकी जो है ये 2000 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करते हैं। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसके लिए रिक्वायर्ड, इट इज़ ग्रेटर दैन 2000 केल्विन टेम्परेचर। एंड ये आप इलेक्ट्रिकल स्पार्क के थ्रू या जो बिजलियाँ चमकती हैं कभी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। पर इट इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल। दिस दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल। तो यही NO क्या करती है, अपने आप को फिर से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज करके ये 2NO2 बनाती है। नो अलॉन्ग विद दिस नाइट्रोजन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद सर्टेन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है, पर इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे NCERT में ऐसी कोई रिएक्शन मेंशन नहीं है। अगर मैं इसको कैल्शियम, दिस इज़ कैल्शियम कार्बाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कई बार हमने गैस वेल्डिंग, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था गैस वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो 1300 केल्विन टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनाता है, इट इज़ CaCN2। इसको कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड, इट इज़ कैल्शियम साइनामाइड। ओके, तो अब ये जो कंपाउंड है, दिस कैल्शियम साइनामाइड, दिस कंपाउंड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। और इसको हम नाइट्रोलिन नाम से जानते हैं, इस पूरे मिक्सचर, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन को हम नाइट्रोलिन के नाम से जानते हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। तो ऐसे और भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है। नाउ हम यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। यूजेस, तो यूजेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि ये अमोनिया बनाने में, है ना, नाइट्रिक एसिड बनाने में, ये इन सब को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप जानते हो नाइट्रिक एसिड हो चाहे अमोनिया हो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे भी अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के बारे में भी। देन उसके बाद ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करता है, इसी की वजह से, अगर आपको याद हो, हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे कि रैंसिडिटी से को अवॉइड करने के लिए ही जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं या जो रेडीमेड फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर हवा जो भरी होती है, इट इज़ ओनली द नाइट्रोजन बिकॉज इट प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन ना हो फैट का। ओके, इसके अलावा जो लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को, है ना, जो फ्रोजन फूड्स होते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पर मतलब धुआं या कह सकते हो कि जो सफ़ेद तरह का आपको फ्लोटिंग स्मोक दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ओनली। वो लिक्विड नाइट्रोजन पर ही थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो बहुत डेंस वाइट स्मोक आपको नीचे तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रायो सर्जरी, जहाँ पर लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स की फिलिंग में भी करते हैं, जिससे कि जो टंगस्टन है उसका वेपोराइजेशन कह सकते हो या वोलेटाइल नेचर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइनाइट्रोजन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज़ अमोनिया। तो हमारा जो अगला कंपाउंड है वो होगा हमारा अमोनिया। द सेकेंड वन इज़ ammonia and the formula is NH3. This is the formula.
जानते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से अमोनिया के बारे में कि इसकी पंजेंट स्मेल होती है, हम लैब में बहुत इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम इसकी रिएक्शंस अपने सॉल्ट एनालिसिस में कर भी चुके हैं। तो सबसे पहले अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया प्रिपेयर कैसे होता है। तो अमोनिया को हम अमोनिया जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से बहुत आसानी से मिल जाता है। दे आर वेरियस रिएक्शन बाय विच जो सॉल्ट का जो सॉइल के अंदर जो अमोनिफिकेशन होता है उसके थ्रू भी बनाया जाता है। तो सॉइल में जो अमोनिफिकेशन होता है उसकी मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ जो कि जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेडिंग में आता है। नाइट्रोजन साइकिल में हमने ये पढ़ा हुआ है। दिस इज़ यूरिया। यूरिया से हम अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये बनेगा पहले अमोनियम का कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बनने के बाद ये 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा एंड दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ओके, क्योंकि अमोनिफिकेशन है, नाइट्रोजन साइकिल क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर ये रिएक्शन आई भी होगी। तो यूरिया से हम बना सकते हैं अमोनिया को। यूरिया को हम पहले अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो ये तो एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, मतलब लार्ज स्केल कह सकते हो कि सॉइल की बात मैं कर रहा हूँ। लार्ज स्केल मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो हम हैबर्स प्रोसेस से करेंगे। अगर हम इसको स्मॉल स्केल में बनाना चाहें, ऑन स्मॉल स्केल मीन्स अगर हम लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करना चाहें तो बहुत आसान है। अमोनियम के बहुत सारे सॉल्ट हैं। किसी भी सॉल्ट को आप लीजिए, चाहे तो उसको लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए। जैसे मैं अभी जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो लाइम वाटर के साथ है, ठीक है, 2H2O प्लस CaCl2। अगर बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगी तो आप कर लीजिएगा। देन इसी को आप चाहो तो मान लेते हैं मैंने अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट को आप कास्टिक सोडा के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। NaOH को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो 2NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएगा 2NH3 प्लस 2H2O एंड प्लस Na2SO4। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप अमोनियम के किसी भी सॉल्ट को लीजिए, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कर दीजिए, तो भी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, साथ में उसके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ओके, तो ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो गए। नाउ अगर आपको लार्ज स्केल में बनाना है तो हम हैबर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऑन लार्ज स्केल का मतलब हो गया इंडस्ट्रियली इसको प्रिपेयर करना है, तो लार्ज स्केल बनाने के लिए इसको हम बाई हैबर्स प्रोसेस बनाते हैं। हैबर्स प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो एक ही रिएक्शन, N2 गैस 3H2 गैस रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल है ये भी, और ये 2NH3 बनाता है गैस, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये इसकी हीट है, ठीक है। दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। F लिखा है ना, फॉर्मेशन, मतलब ये 1 मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा है। इट इज़ नॉट द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये 1NH3 के लिए रिएक्शन ये वैल्यू दी गई है। अगर मैं इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखता तो ये ट्वाइस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखिए तो ये इक्वेशन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस में आपको पता है कि हम लीज-चैटलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं अपने यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीज-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू मूव द रिएक्शन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को लो करेंगे तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और लो करने के बाद हम ये मान के चलते हैं इसका टेम्परेचर 700 केल्विन पे होता है। इवन 700 केल्विन इटसेल्फ इज़ अ हाई टेम्परेचर, पर इस रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि रिएक्शन में N2 है, N2 रिएक्शन करती नहीं रूम टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियसली आप टेम्परेचर को बढ़ा के ही रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो जब रिएक्शन ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो उसमें आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए कि ये सब गैसेस मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है। यहाँ पर टोटल 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 और 4 मिलके 4 मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पे 2 है। ओके, तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लीज-चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे, क्योंकि वहाँ प्रेशर भी घटेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमें और अमोनिया मिलेगा। और इस केस में अगर हम प्रेशर की बात करें, ये 200 एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर होता है, ठीक है। जब प्रेशर को आप इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इट रिक्वायर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। इट विल नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई कहे कि यील्ड बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट लगाते हो तो ये गलत है। यील्ड बढ़ाने के लिए कभी
कैटलिस्ट नहीं लगाई जाती। कैटलिस्ट लगाई जाती है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट चाहिए होती है हमें, जैसे हम यहाँ पर आयरन की ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, आयरन की ऑक्साइड, जिसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट पोटेशियम ऑक्साइड का होगा एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का होगा। तो ये इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं ओनली। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको इन दो चीज़ों से ही मिलेगा, एक्सेस लो टेम्परेचर जो कि 700 केल्विन का होगा, और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे जो कि 200 एटमॉस्फेयर का होगा। एक फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि H2N2 को हम इंसर्ट करते हैं, देन कंप्रेसर से हम प्रेशर अप्लाई करके उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, देन उसको हम रिएक्शन चैम्बर में भेज देते हैं जहाँ कैटलिस्ट लगा हुआ है, और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अल्टीमेटली ये बनाता है NH3। ना अलॉन्ग विद दिस NH3 क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो थोड़ा बहुत N2 और H2 बच ही जाएगा हमेशा, तो वो वापस से लिक्विफाई करके पंप करके दोबारा से रिएक्शन चैम्बर में भेज देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी यानी प्रोडक्टिविटी हम करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ना अमोनिया की हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। तो जब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं हालांकि इससे पहले, इट इज़ पिरामिडल, इसका शेप पिरामिडल होता है, ओके। अब स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इट इज़ पिरामिडल बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, जिस वजह से ये क्या होता है, इसका शेप इसका पिरामिडल होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़, तो हमारी जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगेन इट इज़ कलरलेस गैस बट इट हैज़ ए पंजेंट स्मेल। आप नोट डाउन कर सकते हो मैं बोल रहा हूँ। तो ये कलरलेस गैस है और ये बहुत पंजेंट स्मेल रखती है, जिसको हम अमोनिकल स्मेल बोलते हैं। आप लैब में जाके इसको स्मेल भी कर चुके हो। इट इज़ लाइटर दैन एयर, ये एयर से लाइटर होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। देन इट इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि हमने नाइट्रोजन में क्या देखा था, वो सॉल्युबिलिटी बहुत कम रखता था, पर ये वाटर में बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। और आप इसको समझ सकते हो, जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बेस बनाता है, ओके, NH4+ OH-, क्लियर। देन उसके बाद इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, प्रेशर लगा के इसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत, उसकी कंपेरिजन में देखा जाए नाइट्रोजन की कंपेरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। 239.7 केल्विन का इसका और बॉइलिंग पॉइंट है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 198.4 केल्विन का। इस तरीके से ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उस केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो हमारी बेसिक नेचर की हो गई कि ये बेसिक होता है नेचर में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के दिखाया कि अगर अमोनिया को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये क्या बनाता है, NH4+ NOH-, मीन्स ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करता है, एंड यही हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि ये लोन पेयर रख रहा है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, ये एक लुईस बेस है, तो यानी कि ये और भी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको HCl के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl। उसी तरीके से अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 के साथ की है तो ये बनाएगा अमोनियम सल्फेट, NH4 ओके। इस तरीके से नंबर ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर देयर, कई सारे रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे। नाउ लुईस बेस होने की वजह से, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर हो गया। नाउ अब हम कहते हैं कि क्योंकि ये लुईस बेस है तो बिकॉज ऑफ द लुईस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इट विल शो, इट इज़ शोइंग मैनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। लुईस बेस होने की वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की वजह से ये, जैसे आपने क्लास 11th में भी ये रिएक्शन पढ़ी है कि BF3 है और अगर इसको आप NH3 के साथ रिएक्शन करते हो तो ये बनाता है एक एडक्ट, इसको कहते हैं एडक्ट, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो ये एक एडक्ट बनाता है जहाँ पे ये एक लुईस बेस के जैसे बिहेव कर रहा है और एक लुईस एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लुईस एसिड, ओके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि ये हम किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए या उसका डिटेक्शन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे Ag+, अगर हमने सिल्वर आयन की रिएक्शन अमोनिया से की तो ये एक कंपाउंड बनाता है AgNH3 विद 1 पॉजिटिव साइन, ओके। ये एक कंपाउंड बनाएगा। तो इस कंपाउंड की खास बात क्या है कि ये कलरलेस है,
ये कलरलेस है। लेकिन जो आपको मिला है Ag+ को कहाँ से मिला होगा, किसी न किसी कंपाउंड से मिला होगा, फॉर एग्जांपल AgCl से मिला होगा, तो ये वाइट PPT होता है। तो अगर इसका कलर ये कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिल्वर की प्रेजेंस है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शंस यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी आयन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, Cu2+ आयन अगर 4NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CuNH3 होल 4 और विद 2+। तो ये डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर। तो अगर कभी आपको डीप ब्लू कलर कॉपर के सोल्यूशन में डीप ब्लू कलर मिलता है तो आप क्या कहते हो कि इसके अंदर कॉपर की प्रेजेंस है, लाइक दिस। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शन से आपने सॉल्ट एनालिसिस की होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। नहीं किए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं किसी दिन क्वालिटेटिव एनालिसिस पे प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज लॉकडाउन है, हम जा नहीं सकते कहीं। थ्योरेटिकल आपको चीज़ें समझा दूंगा कि कौन सी रिएक्शन से क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ग्रुप्स क्या हैं, रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। जिन रिएक्शन से हम ये बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो होगा वो कैसी रिएक्शंस को एग्जिबिट करेगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कलर या कलरलेस होने की वजह से हम मेटल आयंस का डिटेक्शन कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे रिएक्शन विद, अगर हम बात करें एक्शन विद हैलोजेंस। जब हैलोजेंस के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो अब अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक्सेस अमोनिया होगा, जैसे मान लेते हैं हमने अमोनिया की रिएक्शन की क्लोरीन के साथ, तो NH3 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NH4Cl + N2। ओके, अगर एक्सेस में अमोनिया होगा तो अमोनियम का सॉल्ट बनेगा, और इसको बैलेंस कर दीजिए, 8H2 हो जाएगा, ये 3H2 हो जाएगा, देन ये 6 NH4Cl हो जाएगा और N2। लेकिन अगर वही मैं कहूँ कि अमोनिया एक्सेस में नहीं है, क्लोरीन एक्सेस में है, तो ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट वो अपना बदल देगी। उस केस में रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा NCl3। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसका अमाउंट कम होगा वो 100% कंज्यूम होगा। जब वो 100% कंज्यूम होगा तो उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन लेस अमाउंट पे था, तो हर एक क्लोराइड आयन अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, बिकॉज इट इज़ इन लेस अमाउंट, ये एक्सेस में है। तो हर एक अमोनिया रिएक्ट करना चाहेगा, इसलिए वो कुल मिला के सिंगल क्लोराइड आयन आपको दिख रहा है। उसी का रिवर्स यहाँ हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया लिमिटेड है बट क्लोरीन एक्सेस में है, तो एक एक नाइट्रोजन को क्लोरीन मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 Cl था, तो यू कैन जस्ट कोरिलेट। उसी तरह से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी, उसी तरीके से आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी, तो भी हम इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लिक्विड अमोनिया या अमोनिया सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। नॉट इट इज़ लिक्विड अमोनिया, इट इज़ अमोनिया सोल्यूशन एक्चुअली, इट इज़ अमोनिया सोल्यूशन, नॉट इट इज़ लिक्विड अमोनिया, इट इज़ अमोनिया सोल्यूशन। तो इट इज़ द ग्रुप रिएजेंट। बहुत से केसेस में ग्रुप रिएजेंट है, जो पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट कहाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉल्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। सॉल्ट एनालिसिस जब आपने 11th में किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ग्रुप के एनालिसिस में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं वो कुछ ना कुछ कलर शो करता है। जैसे कभी मान लेते हैं आयरन का सॉल्ट होगा तो आयरन का सॉल्ट ब्राउन PPT दे देता है, एल्युमिनियम का सॉल्ट होता है तो वाइट PPT दे देता है, जिंक का सॉल्ट होता है तो वो भी वाइट PPT देता है। इस तरीके से हम उसका ग्रुप का डिटेक्शन कर सकते हैं, तो अमोनिया को वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये तो इनकी केमिकल बिहेवियर हो गया। नाउ द यूजेस, तो अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा इसको भी हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है। देन रेयान के बारे में आप जानते हो, ये एक थ्रेड है, ये एक फाइबर है, पॉलीमर कह सकते हो। इसके प्रिपरेशन में अमोनिया का हम इस्तेमाल करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और तो एक बात अब रही गई कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, ओके। तो ये लेबोरेटरी रिएजेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसके यूजेस हैं, ओके। अब हम अमोनिया भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नाइट्रिक एसिड। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी दैट इज़ नाइट्रिक एसिड।
द फॉर्मूला इज HNO3। तो हमारा थर्ड कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। ओके, तो नाइट्रिक एसिड है क्या एक्चुअली? नाइट्रिक एसिड इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, कई बार हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड O हो तो ये ऑक्सो ग्रुप कहलाएगा, और कम से कम एक OH ग्रुप हो जिसकी वजह से एसिडिक होगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट किसी भी अगर कंपाउंड में पूरी होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑक्सो एसिड है। ठीक है, क्लियर हुआ? HNO3 मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑक्सो ग्रुप हो और एक OH ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ऑक्सो एसिड कहलाता है। और ये नाइट्रिक एसिड का जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये एक तरह का ऑक्सो एसिड है। बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हमें नोन होते हैं हर एक एलिमेंट के, जैसे यहाँ पर हम कुछ नाम बता रहे हैं आपको, हाइपोनाइट्रस एसिड, देन नाइट्रस एसिड, देन नाइट्रिक एसिड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सभी ऑक्सो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स, जिसमें से HNO3 सबसे इंपॉर्टेंट है। HNO2 का भी इस्तेमाल हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप डायजोटाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि वहाँ पर हम कैसे नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि नाइट्रेट रेडिकल बहुत सारे हमारे लैब में हो सकते हैं। एक्चुअली आपको नाइट्रेट रेडिकल ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाइट्रेट्स जो होते हैं काफ़ी एक्सप्लोजिव होते हैं। जैसे आपने बेरूत की एक्टिविटी के एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है, जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम नाइट्रेट का। अगर आप लेबोरेटरी में, ये लेबोरेटरी की रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में आप क्या करोगे कि कोई भी मेटल का नाइट्रेट अगर आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनाएगा उसका हाइड्रोजन सल्फेट उस पर्टिकुलर मेटल का, और ये बन जाएगा HNO3। इस तरीके से हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट इन लार्ज स्केल, यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक्चुअली है क्या? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमारी कई सारे स्टेप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टेप में अमोनिया को लेते हैं। ठीक है, ये अमोनिया गैस है जिसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पर ये ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट लगाने होते हैं, जैसे प्लैटिनम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है। ठीक है, देन उसके अलावा ऐसी कुछ कंडीशंस और भी हैं। 500 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, 9 बार का प्रेशर होना चाहिए। जब आप ये सिचुएशन सारी सेटिस्फाई करते हो तो ये गैस बनाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6H2O, एंड इसका जो अपना डेल्टा H होता है इट इज़ -90.2 किलो पर मोल। तो इस तरीके से ये एक जनरल सी रिएक्शन पहला स्टेप है इसका ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। हैबर्स प्रोसेस में सिर्फ एक ही स्टेप थी, पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक स्टेप के बाद अब दूसरी स्टेप है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इट इज़ अ गैस, बोथ आर द गैसेस। जब इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बनाता है 2NO2, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो ये फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज होती है और ऑक्सीडाइज होने के बाद NO2 बनाती है। एंड थर्ड स्टेप में यही NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ओके, दिस इज द गैस एंड दिस इज लिक्विड, तो ये बनाते हैं 2HNO3 ओके प्लस NO gas. Now this NO is again filled to the second, supplied to the second step, जिससे कि ये लगातार रिएक्शन होती रहती है। एंड जो पहला प्रोडक्ट आपको मिलता है वो 68% बाई मास होता है HNO3। 68% बाई मास HNO3 होता है, मतलब मास के हिसाब से देखा जाए तो अगर 100 ग्राम का HNO3 था तो उसमें से एग्जैक्टली 68 ग्राम का HNO3 होगा, बाकी रेस्ट वाटर होगा। ठीक है ना, इसको हम कंसनट्रेट कर सकते हैं और कंसनट्रेट करके इसको हम 98% तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड, इस पर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में हमने अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने फिर से ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाया, फिर NO2 को वाटर से हाइड्रोलाइज करके, या कह सकते हो वाटर के साथ फीड करके HNO3 बना दिया। ओके, नाउ अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये तो प्रिपरेशन था। प्रॉपर्टीज़, तो पहली है हमारी फिज़िकल
प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले मैं बोलता जाऊँगा, आप नोट करते जाइएगा। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, okay. Now the boiling point is 355.6 Kelvin and the freezing point is 231.4 Kelvin. Now नाइट्रिक एसिड को अगर मैं कहूँ कि अगर ये बनाया जाता है तो कितना, अभी क्या हमने डिस्कस किया, 68% का होता है, देन उसको 98% तक की हम प्योरिटी तक ले जाते हैं। तो अगर 68% का नाइट्रिक एसिड होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 की होती है, ओके। Now when it is impure, it is generally yellow due to the presence of nitrogen dioxide as impurity. Now nitric oxide containing dissolved nitrogen dioxide is known as fuming nitric acid. तो आपको ये ध्यान रखना है fuming nitric acid क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई impure acid है तो वो किस तरह की होती है, वो येलो कलर की होती है नाइट्रिक एसिड। जनरली हमारे लैब में होती है वो येलो ही होती है। तो ये क्यों येलो होती है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, ये एज अ इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। तो जब भी उसके अगर कैप को खोलिए तो उसमें से आपको फ्यूम्स निकलती दिखाई पड़ेगी नाइट्रिक ऑक्साइड की, और इसी को हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुआ? नाउ इट इज़ हैविंग अ वेरी कोरोसिव नेचर। अगर आपकी स्किन पे पड़ता है तो पूरा कोरोसिव होने की वजह से ब्लिस्टर यानी कि फफोले पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे, और इसके अलावा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम अभी केमिकल प्रॉपर्टी में पाने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले तो आप जानते ही हो क्योंकि ये तो इसका बेसिक बिहेवियर है। क्या है बेसिक बिहेवियर? कि ये एसिडिक होता है, स्ट्रांगली एसिडिक कैरेक्टर ये पजेस करता है। तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए हम जनरली चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हम एक ही रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? उसको वाटर में मिक्स करते हैं। वाटर में मिक्स करते हैं, अगर कोई H+ आयन देता है तो वो एसिड होता है, जैसे इसने H+ आयन दिया तो हाइड्रोनियम आयन बनाया और नाइट्रोइड रेडिकल। तो ये प्रूव करता है कि एसिडिक है, और एसिडिक है इसके लिए और भी कई सारी रिएक्शंस हैं। क्या करेंगे आप? बेस के साथ रिएक्शन करके देखिए, अगर ये सॉल्ट बनाता है तो एसिड है। HNO3 अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaNO3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। देन अगर आपने इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया HNO3 को तो ये क्या बनाएगा? 2NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन NaHCO3 को अगर आपने HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो ये बनाया NaNO2 अगेन, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर एंड CO2। इस तरीके से नंबर ऑफ रिएक्शन, ये सॉल्ट्स हैं, ये बेसेस हैं। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द एसिड ये बनाएंगे सॉल्ट, दीज आर द सॉल्ट्स। ओके, क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। नाउ ये तो एसिडिक कैरेक्टर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं कि नहीं। तो एक्शन विद मेटल, इनका मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये मेटल है तो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, पर इसकी एक ख़ास बात है कि ये मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसकी स्ट्रेंथ यानी कि अगर कंसनट्रेटेड है और डाइल्यूट है तो दोनों ही केसेस में बाई प्रोडक्ट्स बदलते हैं। तो उसकी पूरी मैकेनिज़्म है जिस पे हमें नहीं जाना है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई एक मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो मेटल काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, और जब वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा। तो मेटल, इफ़ द मेटल इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो देखिए उसकी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब ये HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का नाइट्रेट तो बनना ही बनना है। ओके, ये मेटल का नाइट्रेट बनेगा, पर यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होगी ये फिर से HNO3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है और जो मेन रिडक्शन प्रोडक्ट है वो बनेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे H2O निकलेगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट जो है ये डिपेंड करेगा कि ये कंसनट्रेट है या डाइल्यूट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जिंक की रिएक्शन आपने HNO3 के साथ की और ये जो नाइट्रिक एसिड थी, अगर ये नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट है, इफ़ दिस इज़ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो ये बनाएगा पहले तो बनाएगा जिंक नाइट्रेट बनाने के साथ साथ एक 2H बनाएगा, और फिर यही 2H अगेन HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NO2 + H2O।
ना, क्योंकि यहाँ 2 H निकले थे, यहाँ आपने एक ही लिखा है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जब इसको आप नेट रिएक्शन को लिखेंगे तो हमारी जो नेट रिएक्शन आएगी वो हो जाएगी Zn प्लस 4HNO3, क्योंकि ये कंसनट्रेट एसिड है तो ये बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ओके, तो जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड था तो हमारा बाई प्रोडक्ट आप देख रहे हो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा बनेगा, पर ये NO2 है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ये डाइल्यूट होगा तब हम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब हम इसी रिएक्शन को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लिखते हैं। तो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दिस इज़ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इन दिस सिचुएशन जब हम जिंक की रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो जिंक नाइट्रेट तो बनता ही है, बनता 2H भी बनेगा। अब ये जो 2H है ये क्या करेगा जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो मैं इसको बैलेंस फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, 5H2O प्लस N2O बनाता है। तो जब इसको आपने ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे लिखा ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2H है, यहाँ पे 8H है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4Zn प्लस 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 ओके 10HNO3 डाइल्यूट है। फिर ये बनेगा 4ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस हो जाएगा N2O एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5H2O। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रस एसिड बन रहा है। इससे पहले हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया था कंसनट्रेट में, और यहाँ पे आप देखिए क्या बन रहा है, नाइट्रस एसिड बन रहा है। तो मतलब अगर आपने कंसनट्रेशन को चेंज किया, डाइल्यूट था तो नाइट्रस एसिड बना, कंसनट्रेट था तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन क्या है, कंसनट्रेट है या हमारी डाइल्यूट है ना। अगर मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट फिर से बदल जाते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं मैं कॉपर की बात करता हूँ, तो कॉपर के साथ, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है मेरा, तो अगर मान लेते हैं कॉपर की ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है इन कंपेरिजन टू द जिंक, तो उस केस में जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और ये कंसनट्रेट होता है तो उस कंडीशन पे ये बनाएगा प्रोडक्ट। कॉपर का नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, जो कि पहले भी बन रहा था जिंक का नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलेगी यहाँ पर भी। ओके, लेकिन जब यही कॉपर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, 8HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये डाइल्यूट है। ओके, ये बनाएगा कॉपर का नाइट्रेट, इट इज़ द कॉमन प्रोडक्ट, ये नहीं बदलता है, चाहे कोई भी रिएक्टेंट आ जाए, रिएजेंट आ जाए, ठीक है। पर यहाँ पे देखो बाई प्रोडक्ट बदल गया, तो अब ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपने कंसनट्रेशन को बदला तो उस केस में प्रोडक्ट इसके बदल जाते हैं। ओके, नाउ सम मेटल्स जो कि हम ये कहते हैं ये नोबल मेटल्स होते हैं, तो ये नोबल मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यानी इसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ अलॉन्ग विद दिस, ये तो मेटल्स की रिएक्शन हो गई। नाउ इट कैन रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑल्सो, ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। ओके, नॉन मेटल्स के साथ तो सीधे रिएक्शंस पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं आयोडीन है, या मैं आपको आपके NCERT की रिएक्शंस दिखाता हूँ। देखिए I2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयोडिक एसिड बना रहा है, देन कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, देन सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है। इन ऑल दीज रिएक्शंस द बाई प्रोडक्ट्स आर सेम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो आपको याद करना भी आसान होगा कि यानी कहने का मतलब है कि मेटल के साथ साथ ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शंस करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट एक्चुअली है क्या? इस टेस्ट में हम नाइट्रेट रेडिकल का टेस्ट करते हैं। नाइट्रेट रेडिकल का टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जिस भी सोल्यूशन के अंदर हमें चेक करना है नाइट्रेट है कि नहीं है, उसको फिल करते हैं। फिर इसके अंदर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन को डालते हैं। जैसे FeSO4 सोल्यूशन को डालने के बाद आप इसको टिल्ट करते हो, ऐसे टिल्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना, और अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम यहाँ से बहुत स्लोली कंसनट्रेट H2SO4 को ऐड करते हैं। जैसे इसको ऐड करते हैं तो जिस जगह पे ये मीट करता है इस मिक्सचर के साथ, किस मिक्सचर के साथ, सॉल्ट
प्लस FeSO4 के साथ जैसे ही कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीट करेगा, जहाँ मीट करेगा ये वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है। तो ये जो रिंग बनती है ये इंडिकेट करती है इसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये रिंग क्यों बनी, इसके पीछे हमें रिएक्शन देखनी है। जैसे जो भी नाइट्रेट रेडिकल होता है वो नाइट्रेट रेडिकल उस फेरस आयन के साथ रिएक्शन करता है Fe2+ के साथ, है ना, क्योंकि एसिड भी आप डाल रहे हो, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और जो फेरस था वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करेगा कि जो फेरस आयन ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है ना, जैसे मान लेते हैं FeH2O6 2+ के साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला FeH2O5NO2+, इट इज़ एक्चुअली 2+ H2। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है यही ब्राउन कलर का कंपाउंड, यही ब्राउन रिंग बनाता है। ठीक है, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बन रहा है। तो दिस इज़ द ब्राउन रिंग टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर याद करिएगा इसको। अब हमारा लास्ट जो अभी का टॉपिक है दैट इज़ द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अगेन यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। यूजेस में अगर बात करें तो ये पहला तो फर्टिलाइजर्स में ही हो गया, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, देन इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस, अगर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। TNT एक बहुत एक्सप्लोजिव है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, इन सब में इसको बनाने का इस्तेमाल करते हैं बनाने में। देन उसके बाद डाइज़ एंड परफ्यूम बनाने में, डाई बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी पायरोटेक्निक्स जो होती हैं, पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर को हमें बढ़ा के प्रोसेस करनी होती है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील है, इचिंग ऑफ मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स है। तो एक्वारीजिया बनाने में, जिसमें एक्वारीजिया भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एक्वारीजिया का काम हम करते थे कि जो नोबल मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से वो सॉल्ट बना देते हैं अपना। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रिक एसिड। तो हमारे नाइट्रोजन के तीनों कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो 16 ग्रुप एलिमेंट की होगी। ठीक है, टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय।